चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ते हैं मानव जनन, यानी कि मनुष्य में जनन किस प्रकार का होता है, कैसे होता है, और इसका सबसे पहले हम लोग परिभाषा जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, मानव जनन की परिभाषा देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान जीवों की उत्पत्ति करता है वह प्रक्रिया जनन कहलाती है। देखिए, सिर्फ मानव की नहीं बात हो रही है, यहाँ पे मानव की तो बात हो ही रही है, लेकिन ये प्रक्रिया जो जनन की प्रक्रिया हो रही है सिर्फ मानव की बात नहीं हो रही है, बल्कि इस पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों की बात हो रही है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव यानी कि समस्त जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है वह प्रक्रिया जनन कहलाती है। यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जो है जीवधारी हैं, वो अपने मरने से पहले अपने जैसे संतान उत्पत्ति कर जाते हैं। तो यही कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है वह प्रक्रिया जनन कहलाता है। यानी कि प्रत्येक जीव अपने जैसा क्या करता है, संतान की उत्पत्ति करता है या अपने जैसे कॉपी देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा जानेंगे कि मानव में ये कैसे होता है जनन प्रक्रिया। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, मानव में जन्म प्रक्रिया से पहले सबसे पहले हम इसका कुछ मानव का लक्षण पढ़ते हैं, लक्षण देखते हैं। यानी कि प्रत्येक जीवों में अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं जन्म प्रक्रिया के समय में या उसके संबंध में। तो इसी तरह से हम लोग मानव का पहले सबसे पहले थोड़ा सा कैरेक्टर जानेंगे कि इसका मेन स्पेसिफिक जनन संबंधी जो इसका कैरेक्टर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, मनुष्य जरायु जो होते हैं, मनुष्य जरायु, जिसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जरायु जो नहीं समझ पाते हैं, बीवी पैरस नहीं समझ पाते। तो बीवी पैरस का मतलब ये होता है कि मनुष्य अंडा नहीं देता है, यानी कि बच्चा उत्पन्न अंडा नहीं देता है, अंडा बाहर निकाल करके और बच्चा उसमें से नहीं निकालता है, बल्कि डायरेक्ट जो है बच्चे को जन्म देता है। देखिए, इसके मतलब यहाँ समझाया गया, अर्थात मनुष्य में निषेचित अंडे का भ्रूणीय विकास, यानी कि निषेचित अंडा हो जाता है, अंदर भ्रूण बन जाता है, उसका विकास हो जाता है। ये प्रक्रिया गर्भाशय में होता है तथा ये सुविकसित शिशु को जन्म करते हैं, यानी कि सुचारू रूप से विकसितशील शिशु को जन्म देते हैं। ध्यान में रखिएगा, वैसा शिशु को जन्म देते हैं जो विकसित करता है। जैसे कि प्रत्येक जीवों में ये लक्षण पाया जाता है, प्रत्येक जीव के जो शिशु होते हैं वो क्या करते हैं, वो वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं और इस पृथ्वी पर जो है अपने जीवन की स्थिति को बनाए रखते हैं या अपने जात की स्थिति को बनाए रखते हैं। तो इस तरह से इसमें पहला कैरेक्टर बता रहा है कि मनुष्य जरायुज होते हैं, यानी कि अंडा नहीं देकर के डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं। जैसे कि पक्षी वगैरह अंडा देते हैं, कई पक्षी अंडे देते हैं। जैसे मान लीजिए मुर्गी है, तो मुर्गी क्या करती है, अंडा देती है, तो उसको क्या कहेंगे, अंड जरायुज कहेंगे, यानी कि ओवी पैरस उसको कह देंगे। ठीक है। तो इस तरह से कुछ ऐसे जीव होते हैं कि जो अंडा देते हैं, अंडा दे करके बाहर निकाल करके उसके बाद जीव को सेते हैं और उसमें से समय अनुसार क्या होता है, शिशु निकल जाता है और बड़ा होने लगता है। तो इस तरह से मनुष्य में नहीं होता है। तो वही चीज़ बताया गया है कि मनुष्य जरायुज होते हैं, अर्थात मनुष्य में निषेचित अंडे का भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है तथा ये सुविकसित शिशु को जन्म देते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, यानी कि यूनिसेक्सुअल है। मनुष्य एक लिंगी है। एक लिंगी का मतलब कि एक ही मनुष्य जो होता है वो अलग अलग, जैसे कि मेल और फीमेल होते हैं, नर और मादा होते हैं। तो मादा अपने आप में यूनिसेक्सुअल है और नर जो है अपने आप में यूनिसेक्सुअल है, यानी कि एक ही थैलस पे जो है, जैसे मान लीजिए एक थैलस है, एक जो है जीव है और इस पे मेल मेल और फीमेल दोनों पाया जा रहा है, तो इसको हम द्विलिंगी कहेंगे। और सिर्फ एक जीव पे केवल एक ही जो है पाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए मेल हो गया या अलग जो है थैलस पे जो है क्या हो गया, फीमेल हो गया। तो इस तरह से ये क्या है, यूनिसेक्सुअल है, ये अलग दर्शा रहा है, ये अपना अलग दर्शा रहा है। तो क्या दर्शा रहा है, तो लिंग को दर्शा रहा है। ये मादा हो जाएगा और ये नर हो जाएगा, तो ये दोनों एक एक अलग अलग होते हैं, तो इसलिए ये एक लिंगी होते हैं, अलग अलग लिंग का धारण करते हैं। दोनों लिंग एक ही जगह नहीं पाया जाता है, एक ही थैलस पे नहीं पाया जाता है इसमें, मनुष्य में। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, नर तथा मादा जननांगों या लैंगिक लक्षणों में ही नहीं बल्कि आकार की लक्षणों में भी लैंगिक द्विरूपता दर्शाते हैं, अर्थात नर तथा मादा के जननांग में असमानता होती है तथा बाह्य आकार की से
ही नर व मादा की पहचान की जा सकती है। मतलब ये कह रहा है कि नर तथा मादा यानी कि पुरुष और जो स्त्री जननांग जो होते हैं, जननांग का मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि जनन से संबंधित, यानी कि अभी पढ़े हैं जनन, यानी कि जनन से संबंधित जो अंग भाग लेते हैं उसको जननांग कहते हैं। तो जननांग नर और पुरुष में अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं, बल्कि आकारिकी लक्षणों में भी लैंगिक दूरता को दर्शाते हैं। लैंगिक दूरता का मतलब कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी कि बाहर से देखने में आकार की, यानी कि मार्फोलॉजी, यहाँ पर आकार की का मतलब होता है बाहरी, बाह्य लक्षण। बाह्य लक्षण से देखने पर पता चलता है कि ये दोनों नर और मादा अलग अलग हैं, यानी कि जाति के सदस्य हैं और अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए कि पहचान एक स्त्री और पुरुष को सामने खड़ा कराया जाए तो पता चल जाता है ना कि ये स्त्री ये पुरुष है। तो बाह्य लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और इनका जनांग भी अलग अलग अंग जो है दर्शाता है। मतलब नर में कुछ और अंग पाया जाएगा जनन संबंधित, और मादा में जो है, मादा में भी जनन अंग अलग पाया जाएगा, यानी कि दोनों से ये इससे विभिन्नता पाया जाएगा, ये इससे विभिन्नता पाया जाएगा, दोनों में डिफ्रेंसिएशन होगा। कोई दिक्कत समझने में? चलिए आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि नर तथा मादा के जननांग असमान होते हैं, सही में असमांग होता है, अभी मैं बताया था कि असमान होते हैं, तथा बाह्य आकारकी से ही नर व मादा की पहचान की जा सकती है। जैसे पहचाने के लिए आपको उदाहरण में दिया गया कि बाहर से देख करके क्या पहचान सकते हैं कि कौन नर है कौन मादा है। तो इस तरह से बता रहा है। देखिए पहला उदाहरण बताया गया कि स्त्रियों में पुरुषों के समान दाढ़ी मूछ नहीं पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक सामान्य मैं पुरुष का जो है फिगर बनाया हूँ, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बनाने की कोशिश किया हूँ। तो ये पुरुष है, तो पुरुष में जो है दाढ़ी मूछ उपस्थित होते हैं, दाढ़ी और मूछ क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, लेकिन स्त्रियों में ऐसा नहीं होता है। तो आप पहचान जाते हैं कि ये स्त्री है। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएशन दर्शाया जा सकता है, अंतर स्थापित किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ बता रहा है कि स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली व मधुर होती है। सही बात है, स्त्री की आवाज़ कभी भी पतली होती है, लेकिन पुरुष का आवाज़ भारी होता है और तेज आवाज़ निकलता है, ऊंचा आवाज़ निकलता है। चूंकि स्त्रियों में जो है आवाज़ पतला होता है वह मधुर होता है। अब इसके बारे में जब आगे पढ़ेंगे कि इसका मोटा आवाज़ क्यों होता है, भारी आवाज़ क्यों होता है पुरुष का, और स्त्री का पतला क्यों होता है, आगे आप लोग को बताया जाएगा। पर इतना समझना है कि स्त्रियों की आवाज़ पुरुष की अपेक्षा जो है पतली व मधुर होती है। तो इस तरह से पहचाना जा सकता है। अगर एक दीवार के पीछे खड़ा कराया जाए पुरुष और स्त्री को, और आवाज़ लगवाया जाए उन दोनों से कि बोलिए, आवाज़ दीजिए, तो पुरुष का आवाज़ पहचान में आ जाएगा और स्त्री का भी आवाज़ पहचान में आ जाएगा, क्योंकि उसका पहले ही मधुर आवाज़ निकलेगा, पतला आवाज़ निकलेगा, और पुरुष का जो आवाज़ भारी भरकम निकलेगा। कोई दिक्कत समझने में? चलिए आगे पढ़ते हैं। पुरुषों के वक्ष पर बाल पाए जाते हैं। कह रहा है कि पुरुषों के वक्ष पर बाल पाए जाते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि वक्ष भाग नहीं समझ में पाते हैं। मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये मानव है, मानव जाति का पुरुष है, जो है पुरुष सदस्य है। देखिए यहाँ पे वक्ष भाग क्या होता है। पहले तो मानव शरीर को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहले बांटते हैं, इसको सिर बोलते हैं, सिर हो जाएगा। और सिर से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से देखिए गर्दन से लेकर के, और ये डायाफ्राम या बीच की जो भाग होती है डायाफ्राम, ठीक है। और डायाफ्राम से मतलब यहाँ तक, नाभि तक जो है इसको नाप लिया जाता है। यहाँ से पूरा यहाँ तक जो है ये हो जाता है उदर भाग, उदर कहते हैं इसको, सॉरी इसको सिर वक्ष बोलते हैं, इसको सॉरी इसको वक्ष बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको, वक्ष बोलते हैं, ठीक, इसको वक्ष बोलते हैं। और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक भाग, पूरा नीचे तक भाग क्या कहलाता है, तो उदर कहलाता है। तो इस तरह से मानव का जो है शरीर तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, सिर, वक्ष और उदर। तो उदर भाग पे बता रहा है कि स्त्री पुरुषों में जो है बाल पाए जाते हैं, यानी कि छाती पे बाल पाए जाते हैं, यहाँ पर बाल पाए जाते हैं, लेकिन स्त्री में ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से स्त्री और पुरुष में डिफ्रेंसिएशन को दर्शाया जा सकता है, अंतर स्थापित किया जा सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि और स्तन ग्रंथियां निष्क्रिय होती है, यानी कि पुरुष में पुरुष में जो स्तन ग्रंथियां होती हैं जो दुग्ध का उत्पादन करती हैं, यहाँ पे स्तन ग्रंथियां जो होती हैं वो काफ़ी ये निष्क्रिय होती हैं, यानी कि दूध का उत्पादन नहीं करती हैं, चूंकि स्त्रियों में ये दूध का उत्पादन करती हैं। तो इस तरह से इसको अंतर स्थापित किया जा सकता है या बाहर से पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो पुरुष में ये निष्क्रिय होता है, काफ़ी छोटा होता है, पता नहीं चलता है, लेकिन स्त्रियों में ये जो है स्तन जो है बड़ा बड़ा होता है, पता चल जाता है कि यह स्त्री का ये बाह्य लक्षण है, ये एक प्रकार का जननांग लक्षण, ये सहायक ग्रंथियां भी कह जाती है। इसके बारे में आगे बताया जाएगा आपको। चलिए आगे पढ़ते हैं।
स्त्रियों में स्तन ग्रंथियां पूर्ण विकसित होती है तथा नितंबों में अधिक वसा के कारण ये अधिक मोटे हो जाते हैं। देखिए स्तनियों सॉरी ये स्त्री में क्या होता है, काफ़ी जो है सॉरी सक्रिय होता है, यानी कि दूध का उत्पादन करता है, बड़ा होता है ये बड़ा होता है। और नितंब किसको बोलते हैं, जहाँ ये निप्पल जो दिख रहा है, ये निप्पल, ये वाला बीच वाला भाग जहाँ से दूध को खींचा जाता है, दुग्ध का स्राव होता है, इसको छोड़ करके सारे भागों को हम नितंब बोलते हैं। यानी कि स्त्रियों में नितंब जो है नितंब में जो है फैट का ज़्यादा जमा होता है, जिसके कारण ये बड़ा और मोटा दिखता है। ठीक है, हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।